अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे इंपॉर्टेंट जो दो बातें थी, एक ये थी, उन्होंने दो टोक कहा है कि हम तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाना चाहते हैं। दूसरा जाहिर है उनकी अगर पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ जो अगर आप कहेंगे किसी हद तक इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी उन्होंने बात की, वो ये जुमला था कि तहरीक इंसाफ किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है। तीसरी जो उसमें इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में अदम एतमाद आई तो हम मिलकर फैसला करेंगे, वफाक का कोई जिक्र नहीं था। अब आ जाए शहर इक़्तिदार में आज क्या सूरत हाल थी। शहर इक़्तिदार में आज सबसे पहले इजलास था जिसका अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं था, वो नेशनल एक्शन प्लान पर था। जाहिर है उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी चीफ, DGSI, वो सब लोग शरीक थे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था। कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब ने, उसमें जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं, आज मेरी इतला यह है कि उस्मान बुज़दार साहब कोर कमेटी के इजलास में शरीक नहीं थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्मान बुज़दार साहब का शरीक ना होना। उसके बाद यह है कि इमरान खान साहब ने पार्टी की जो कोर कमेटी में शामिल अहम शख्सियात हैं उनको दो टोक कहा है कि आपने घबराना नहीं है। उसी तरह से उन्होंने कहा मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये इजी होने का टाइम लग नहीं रहा, क्योंकि जब वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इजलास में नहीं थे, वज़ीर आज़म चेंजिंग्स करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब है वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं घबराए हुए कुछ हो सकता है, इसलिए चेंजिंग हो रही है। इसका आपको ये तो नहीं है कि उस्मान बुज़दार ने जानबूझ कर नहीं है, जाहिर है वो ये इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं थे। ये तो नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा, शायद उनकी गैर मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, जो भी है, लेकिन ऐसी बात को उनके खिलाफ हुई नहीं है कोर कमेटी के इजलास में। कोर कमेटी के इजलास में फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि अपोजिशन जो तासुर दे रही है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, उनकी कोई डील हो गई है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट और हमारे तल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, किसी ऐसे कौमी मफाद के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। उस इजलास में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस इजलास के बाद, लेकिन उस इजलास में यह जरूर हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि 48 घंटों का उन्होंने टास्क दिया। उन्होंने कहा 48 घंटों में ये मत देखें कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, PTI के बारे में क्या कहता है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है उससे मुलाकात करें, उससे बात करें, उसे मैनेज करें। और इसी दौरान पे उसके बाद ही फिर ये खबर आई कि इमरान इस्माइल साहब को टास्क दिया गया और उनके साथ शायद परवेज खटक साहब भी जाएं अलीम खान साहब के पास। अब आ जाएं उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इस वक्त जारी है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगले किसी भी लम्हे मीडिया पर अपेयर हो सकते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब। अदम एतमाद के हवाले से अब बात दिनों की नहीं घंटों की रह गई है। आज कल 2 दिन के अंदर अंदर अपोजिशन अनाउंस कर रहे हैं कि अदम एतमाद कब आ रही है, किसके खिलाफ आ रही है। पहले इजलास की रिक्वेजिशन जमा कराई जाएगी और फिर अगला लाएमल जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था, वो कैंसिल हो गया, वो अब कल सुबह होना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो पिंडी इस्लामाबाद की हदूद में कुछ ही देर बाद जो है वो दाखिल हो जाएगा। आज तमाम अहम वज़रा मुलाकातें कर रहे हैं और तहरीक ने फैसला किया है कि अभी और इसी वक्त से वो अपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों से रब्ते करेंगे और उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इत्तेहादी हैं वो खामोश तमाशाई हैं, वो बैठ के देख रहे हैं। वफाक की हद तक पंजाब में बिल्कुल परवेज लाई साहब भी MPs को फ़ोन कर रहे हैं और अलीम खान साहब भी कॉल्स कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मिले हैं। उस पर जाने से पहले मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि पहले ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो शॉट चला दें जो आपके पास शॉट नंबर 2 है, जिसमें बिलावल साहब कह रहे हैं कि तैयारियां जारी हैं और 100% गारंटी नहीं दे सकता अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। चलाइए, मुश्किल है। अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असेंबली तोड़ना चाहिए, अवाम में आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए और अवाम को फैसला करने दें। वो ये नहीं करते हैं तो अपोजिशन का भी तैयारी जारी है। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है, कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है, लेकिन हमने मेहनत करना है, हमने कोशिश करना है। तो हम समझते हैं कि हमें इस बुहरान से निकलने के लिए इस एक्सट्रीम स्टेप को अपनाना पड़ रहा है। मैं आपको 100% गारंटी विक्ट्री का नहीं दे सकते। हर जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होगा। मगर अवाम को नज़र आ रहा है कि मैं इंसान की बस की बात है, मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ, उतना कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब हो तो ज़बरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम लगे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे। ऑपोजिशन इस वक्त सिद्दीक ये कह रही है कि हम एक्टिव हैं और हम इंशाल्लाह इसको करके दिखाएंगे, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि 100% गारंटी नहीं दे सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना साहब और नून लीग कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, ओके, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ये पहले तक कह रहे थे। बिलावल साहब के बाद आप आ जाए शॉट नंबर 6 जो आपके पास है। आज जो मौलाना साहब के हौसले में टूटते हुए नजर आए, जब मौलाना साहब ने क्या कहा जरा सुन लीजिए। अज़्म एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, ये सियासी अमल है,
एक आईनी एक इस्तेहकाक है, उसके इस्तेमाल करने में अगरचे हम समझते हैं कि हमें कामयाबी का पहलू यकीनी नज़र आ रहा है, लेकिन हर एहतमाल को सामने रखते हुए वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमकी भी देता है। उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो हैं वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं। ऑपोजिशन क्लियर नहीं है बिल्कुल। और मौलाना साहब ने धमकी भी लगा दिया है इमरान खान साहब को। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि अदम एतमाद नाकाम होने के बाद जो मैं आपके साथ करूंगा क्या आप उसके लिए तैयार हैं, तो मौलाना साहब ने भी ये धमकी लगा दी है कि जनाब हमारे कारकुनान ने भी लाठियां जो हैं वो तेल में भिगो के रखी हुई हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी पहली बार ये कहा है कि कामयाबी या नाकामी हो सकती है। अब जरा इस पर आएंगे जो मौलाना साहब ने कहा कि जरदारी साहब से मुलाकात में उनके मुलाकात के बाद कि तैयारियां मुकम्मल हैं, और अगर आप साथ ही चला सकें बिलावल साहब ने जो कहा, चलें पहले ये मौलाना साहब को चला दें जो उन्होंने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हैं और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आएगी। पहले ये जरा चलाइए। एक बात तो ये तय है कि अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब जरा बिलावल साहब को चला दें जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी ये तय नहीं है कि किसके खिलाफ आनी है, दोनों के खिलाफ आनी चाहिए, लेकिन ये तय नहीं है और अभी तैयारियां जारी हैं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जी। ये वाला शॉट प्ले कीजिएगा जिसमें बिलावल शॉट नंबर इस वक्त 5 है जिसमें इत्तेहादी हों और कामयाबी के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। उस हवाले से जो वो फरमाते जरा ये प्ले कीजिएगा। अगर आपके पास हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं मौजूद तो आपके चांसेस ऑफ कामयाबी बहुत ही ज़्यादा है, नियर टू सर्टन है। तो आप किसी भी इलेक्शन में आप किसी सियासी बंदा से पूछे, आपके इलेक्शन में 2-3 दिन रहते हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस साइड से वोट लूंगा मगर आप सबसे मैं वोट नहीं लूंगा। आप हर किसी का वोट का आखिरी वक्त तक कोशिश करते हो। जरा ये बिलावल का शॉट नंबर 4 चला दें कि अभी ये तय नहीं हुआ कि किसके खिलाफ लानी है। जहाँ तक आपका सवाल है, ये स्ट्रैटेजी की बात है। जो भी जॉइंट ऑपोजिशन फैसला करेगा उनको कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर जरदारी साहब, कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरा ख्याल में हमें दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो आपने सुन लिया, बिलावल साहब कह रहे हैं दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पहले स्पीकर के खिलाफ लाई जाए, जरदारी साहब चाहते हैं स्पीकर के खिलाफ लाई जाए, जबकि नून लीग कहती है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाना तमाशा होगी। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि पहले लाएं ताकि हम देखें तो सही कितने लोग हमारे साथ हैं। और फिर बिलावल साहब का ये बयान जो अभी चलाया हमने इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब तक इत्तेहादी आपके साथ नहीं होंगे तब तक आपके कामयाबी के चांसेस नहीं बढ़ सकते। तो अब ये नजर आ रहा है कि वो जो हाइप क्रिएट की थी अपोजिशन ने, इस वक्त तक अगले चंद लम्हों में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या एतमाद किसके खिलाफ ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, अभी तक ये वसूख से नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये तासुर मिल रहा है कि इनके हौसले टूट रहे हैं, ये पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा बड़े दिनों बाद एक्टिव हुई हैं ट्विटर पर, उन्होंने बहुत सारी ट्वीट्स की हैं। इमरान खान साहब को आपने कल देख लिया जो उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की और नए पाकिस्तान में पुराने इमरान खान हमें नजर आया और उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की, अपोजिशन को आड़े हाथों लिया उसी तरह से जैसे वो अपोजिशन में लिया करते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब बात दिनों की नहीं घंटों की रह गई है। आज या कल सारी सूरत हाल जो है वो वफाक की हद तक क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, नहीं आ रही, कब आ रही है, स्पीकर के खिलाफ आ रही है, अपोजिशन की कामयाबी के कितने चांसेस हैं, ये कल तक जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन किसके खिलाफ आनी है उससे पहले तहरीक अदम एतमाद आनी भी है कि नहीं, क्योंकि तारीख पे तारीख दी जा रही है अदील। और वैसे ऑपोजिशन बार बार ये कह तो रही है कि हम तैयार हैं, हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, लेकिन किसके खिलाफ लानी है वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बट फर्स्ट क्वेश्चन इज कि तहरीक अदम एतमाद ला भी रहे हैं कि नहीं ला रहे। देखें, जो अपोजिशन के बहुत से जो अरकान हैं, जो कानूनी मामलात को समझते हैं, जो पार्लिमानी कवानीन को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई गई तो उसमें स्पीकर का रोल बड़ा अहम होगा। स्पीकर के पास ऐसी पावर्स हैं जो अदालत में जाकर चैलेंज नहीं हो सकती। स्पीकर ने अगर कोई ऐसी रूलिंग दे दी तो वो अदालत में आगे जाके चैलेंज नहीं हो सकेगी। स्पीकर टाइम गेन करने के हवाले से बहुत बड़ी हद तक फैसिलिटेट हुकूमत को कर सकते हैं, अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले इस बड़ी रुकावट को हटाना होगा। और इसमें वो ये कह रहे हैं, एक फायदा तो ये है कि इसमें जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए है, क्योंकि वजीर आजम के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो ओपन बैलेट के जरिए और उसमें डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगी। लेकिन जो स्पीकर वाला मामला है उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें सीक्रेट बैलेट के जरिए होगी। लेकिन उसमें भी हुकूमत ने भी एक
लाया अमल ये बनाया है कि अगर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम अपने अरकान को बोलेंगे कि आपने ऐवान में जाना ही नहीं है, क्योंकि ऐवान में जो जाएगा फिर वो एक्सपोज हो जाएगा कि ये एंड टाइम पर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी फिर ये दगा कर सकता है पार्टी के साथ। तो ये भी एक इसमें मसला है कि वो लोग फिर इसमें एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्पीकर की वोटिंग वाला मामला तो है नहीं कि दो उम्मीदवार हैं और जाकर एक ने स्पीकर को वोट देना है या एक ने उनके किसी मुखालिफ को वोट देना है। इसमें अपोजिशन ने अपने नंबर पूरे करने हैं और हुकूमत ये कहेगी कि जी आपने तो ईवान में जाना ही, तो ये भी इतना आसान काम नहीं है। तो दर्द सर ये मामला बना हुआ है कि स्पीकर के खिलाफ पहले लाई जाए या वजीर आजम के खिलाफ लाई जाए, क्योंकि अगर वजीर आजम के खिलाफ लेकर आते हैं तो स्पीकर उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उसमें अपना उसमें इंपैक्ट उनकी जो रूलिंग का है वो बहुत बड़ा होगा। फिर एक और टेंशन जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जो एस्टैब्लिशमेंट का जो न्यूट्रल होने के हवाले से अपोजिशन के लिए जो टेंशन है, वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अभी बाजार न्यूट्रल नजर आती है। और यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट देखें न्यूट्रल इसलिए नजर आ रही है कि ये जो कहा जाता था ना, जो टेलीफोन कॉल और ये जो सारा मामला है, तो अपोजिशन दर दर पे जाके एक एक वोट एक एक मेंबर को तोड़ने के हवाले से उनको इत्तेहादियों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ही है, तो उनको खुद से भागदौड़ करनी पड़ रही है। और अभी तक तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की तारीख तो दूर की बात, इजलास रेकोजिशन करने की के हवाले से भी कुछ चीजें फाइनल नहीं हो सकी। उसके नतीजे में वजीर आजम इमरान खान साहब भी एक्टिव हो गए। तो उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपोजिशन को एक तशवीश ये भी है कि आखिरी ओवर में कहीं कोई सूरत हाल तब्दील ना हो जाए, कोई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना दूसरे पलड़े में कोई अपना वोट ना डाल दे, अपना किरदार अदा ना कर दे, तो गेम तब्दील हो सकती है। ये अपोजिशन की अपनी टेंशन अपनी जगह मौजूद है। ये दर्द सर बन गया सारा मामला अपोजिशन के लिए। अपोजिशन इस वक्त जो असल एहसाब की जंग है इस वक्त शुरू हो चुकी है। इमरान खान के लिए तो मैं पहले भी कह चुका हूं, इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, और उसमें भी 3 हफ्ते होंगे जब ये आ जाएगी। लेकिन इस वक्त अपोजिशन रोजाना डेडलाइन दे रही है। कल से सूरत हाल काफी हद तक तब्दील होती इसलिए नजर आ जाएगी कि कल जो उनका लॉन्ग मार्च है उसके। तो फिर आपने अभी आपने अदील कहा कि वजीर आजम अगर लाना चाहें तो तहरीक अदम एतमाद से पहले वजीर आजम खुद कुछ चेंजिंग्स ले आएंगे, तो फिर वजीर आजम क्यों चेंजिंग ला रहे हैं? नहीं, वजीर आजम पंजाब के हवाले से जो तब्दीली है वो जिस तरह सदीक जान साहब ने खबर भी दी कि आज कोर कमेटी के इजलास में वजीर आला पंजाब जो हैं वो मौजूद नहीं थे, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी डिबेट हो रही है। और आज जो लाहौर का इकट्ठ हुआ है उसका मकसद भी सिर्फ यही है कि अगर कोई मुमकिन तब्दीली हो रही है तो हम भी उम्मीदवार हैं, हमें भी कंसिडर किया जाए। और ये वही लोग हैं जो 2018 में जब वजीर आला पंजाब का तकर्रुर होना था या नॉमिनेशन होनी थी, और उसके बाद वजीर आला पंजाब जो हैं वो मुंतखब हुए उस्मान बुज़दार, और इसी ग्रुपिंग के नतीजे में फिर कुरा जो है वो उस्मान बुज़दार के हक में उस वक्त निकला था। लेकिन अब चूंकि तब्दीली नजर आ रही है, ये दीवार पर लिखी हुई है पंजाब वाली, और ये तब्दीली अपोजिशन नहीं लाएगी, ये इमरान खान खुद लाएंगे। अगर ये तब्दीली होती है तो उसमें फिर ये उम्मीदवार बन के सामने आए हैं। तो उसमें तो अगर तब्दीली आ जाती फिर तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन का बहुत सारा काम भी कम हो जाएगा जिस टास्क पर वो निकले हैं। तो इस वक्त सिद्दीक नंबर गेम क्या है ऑपोजिशन की, क्योंकि शायद इसलिए डेडलाइन आ रही है क्योंकि अभी उनके नंबर गेम शायद पूरी नहीं है। देखिए अपोजिशन के 161-162 लोग हैं, इनको 10 और वोट चाहिए। अगर इनके साथ इत्तेहादी आ जाते फिर तो इनका काम आसान था। काफ लीग और MQM उन्होंने अभी तक नहीं इनको कोई हामी भरी। दूसरी तरफ इनको एक और मसला ये भी है कि इत्तेहादी इनके साथ आ भी जाएं तो इनको तहरीक इंसाफ के लोगों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि अगर ये 10 लोग 12 जो लोग हैं अपोजिशन के वो इनके साथ आ भी जाते हैं, सॉरी इत्तेहादियों के, अगर इनके अपने 3 बंदे टूट गए और एक वोट भी कम हो गया 171 के ऊपर भी जाकर अगर रुक गया मामला तो ये तो नाकाम हो जाएगी। तो इनको ये टेंशन है। फिर इनको ये मसला है, देखें अभी आईनी और कानूनी बहुत से मामलात हैं, और इस वक्त इनको परेशानी ये भी है जो कि अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त मुलाकात जारी है, जो इनकी लीगल टीम को परेशानी है वो 2 शख्सियात की वजह से है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन की मीटिंग्स में डिस्कस हो रहा है नाम, वो है बैरिस्टर फरोग नसीम, क्योंकि इनको खतरा सबसे ज्यादा बैरिस्टर फरोग नसीम से है। अब आप कहेंगे उनसे क्या खतरा है? ये कहते हैं कि जब अदम एतमाद हम टेबल करेंगे तो स्पीकर को खुद भी नहीं पता होगा कि उसके क्या क्या इख्तियारात हैं,
जो स्पीकर को बैरिस्टर फरोग नसीम बताएंगे वजीर कानून के सर आपके ये इख्तियारात हैं, और ऐसा कार्ड फरोग नसीम साहब खेलेंगे, ऐसा तरीका बताएंगे इनको जो है हुकूमत को और स्पीकर को कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। जादूगर कानून साज और जादूगर कानून दान कहा जाता है। फरोग नसीम साहब जो हैं वो हारी हुई बाजी को भी पलट देते हैं वैसे। और वैसे अदील वड़ाई साहब जब ये सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि रेगुलर बहुत उन्होंने कवर किया है, तो ये अदील वड़ाई साहब के जुमला ये कहते होते हैं कि फरोग नसीम साहब कभी हारा हुआ केस लेते ही नहीं है, तो वो जो भी केस लेते हैं तो वो जीत के ही दिखाते हैं, और बड़े बड़े केसेस में हमने देखा कैसे उन्होंने बाजी पलटी। तो इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि एंड पे आके और हम सारा कुछ सजा भी लें और कर भी लें, और फरोग नसीम साहब ने एक पॉइंट बताना है स्पीकर को और सारी बाजी जो है वो पलट जाए।